नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमाणु वीर पर। तो मैंने कहा था कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा, तो मैं आज से वो शुरू कर रहा हूं और आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और मैं स्टार्ट करूंगा आज से। तो ये जो मैथमेटिक्स की क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ ना, ये आपके एनपीसीआई में आपने कैटेगरी फर्स्ट का फॉर्म भरा हो, कैटेगरी सेकंड का फॉर्म भरा हो या फिर एचआर का फॉर्म भरा हो, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, एनपीसीआई इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और आपको ये सीरीज है ना मैथमेटिक्स की जो मैं आपको कराऊंगा, ये आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगी। देखो, रास्ता बताना मेरा काम है कि आपको किस रास्ते पे जाके सिलेक्शन मिल सकता है, बाकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मैंने सभी पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए मैंने कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और एचआर पोस्ट के लिए मैंने क्या किया था, सिलेबस प्रोवाइड कराया था आप लोगों की कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा, मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो वो सिलेबस आपने वीडियो नहीं देखा हो जिस भाई ने, वो वीडियो जाके देख सकते हैं ना, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है कि तैयारी कैसे करनी है किस पोस्ट के लिए। तो मैंने उनमें बताया भी था कि आपको आर.एस. अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक लेनी है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो बुक ली होगी, खरीदी होगी और उससे पढ़ाई भी स्टार्ट की होगी। तो मैं आपको नंबर सिस्टम वाला आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इस टॉपिक में मैं मेन चीज़ें जो पूछे जाती है ना, देखो टाइम अपने पास बहुत ही कम है, 1.5 महीने का टाइम है, फरवरी के मिड में अपने एग्जाम है। तो मेन जो क्वेश्चन और कंसेप्ट पूछे जाते हैं ना, मैं आपको नंबर सिस्टम का पूरा आज प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको समझाऊंगा कि इनको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन को इन क्वेश्चन को सोल्व करने में यहाँ पे आपको समझाऊंगा और आपको किताब से इससे रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कुछ मैं आपको घर से भी करके लाने को दूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहला टॉपिक क्या देखना है, पहले देखते हैं अपन स्थानीय मान और जाति मान। छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है ये, है ना। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 397052। इसमें आपको पूछ लेगा कि ये जो 7 है ना, 7, इसका स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। तो कैसे निकालोगे, निकालना कैसे है, देखिए किसका पूछ रहा है मुझसे, 7 का पूछ रहा है। 7 को मैंने यहाँ लिख दिया। स्थानीय मान कैसे निकालूंगा, 7 का पूछ रहा है तो 7 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 7 के बाद देखिए कितने अंक हैं, तो 7 के बाद मैंने देखा 1, 2 और 3 अंक हैं। तो मैं क्या करूँगा, 7 के बाद 3 जीरो लगा दूंगा, 1, 2 और 3। ये हो गया 7 का स्थानीय मान। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। और जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, कोई भी संख्या है ना, उसका जातीय मान वह स्वयं संख्या ही होती है। जैसे 7 का जातीय मान होता है 7। अगर मुझसे 3 का जातीय मान पूछता तो 3 हो जाता, 9 का जातीय मान पूछता तो 9 हो जाता, 5 का जातीय मान पूछता तो 5 हो जाता। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अपने को अंतर निकालना है। तो अंतर आप क्या करेंगे, स्थानीय मान ये मैंने निकाल दिया है, जातीय मान भी मैंने निकाल दिया है, इसका अंतर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, छाप दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक अपने देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच करनी है अपने को। तो इनसे जो मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, कोई भी संख्या है वो 2 से विभाज्य कब होगी, जब उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो सम संख्या होगा। जैसे 592, इसमें सम संख्या है, 2 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 474, तो इसमें भी सम संख्या है लास्ट वाला डिजिट, तो ये 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया दो से विभाज्य वाला का। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही मोटा मोटा बता दिया। अब क्या है कि मेन मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, आप 3 और 9, इससे विभाज्यता का नियम एक ही तरह का होता है। जैसे कोई भी संख्या दे दी मेरे को कि 507 और 6, 5076 दे दिया। अब ये पूछ लेगा साहब कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 9 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, दोनों को एक ही तरह से
हम जांच कर सकते हैं। देखिए, अगर 3 से विभाजित का पूछे ना, तो क्या करना है, ये जो संख्या दी है ना, इसके सभी डिजिट को अपने को जोड़ना है। तो 5 + 0 + 7 + 6 कितना हो गया, 18, है ना। और जो इसको जोड़ने के बाद जो आंसर मिलेगा ना, उससे चेक करना है कि क्या यह 3 से डिवाइड है कि नहीं है, ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 3 का डिवाइड करेंगे 18 में तो 6 बार जाएगा, पूरी पूरी बार डिवाइड है 3 से, तो क्या हो गई, ये संख्या 3 से डिवाइड हो गई, मतलब ये 3 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, हो सकती है क्या, पूरी तरह होगी ना, 18 आ गया तो 18 में 3 का भाग जा रहा है, बेसिक ऑब्वियसली बात ले, ठीक है ना। अब 9 से हम देखेंगे, 9 से भी इसी प्रकार का रूल है, इन सभी डिजिट को जोड़ना है और यहाँ पे जो योग मिले ना उसमें 9 का भाग देना है। क्या ये पूरी पूरी बार जा रहा है, तो ये भी जा रहा है, तो क्या हो गया, ये 9 से भी विभाजित है। ठीक है, तो 3 और 9 का एक ही तरीके से होगा। बात इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अपने को देखना है कि 3 में क्या देखना पड़ेगा, सभी को जोड़ लो और जो आंसर आएगा उसको 3 से भाग करेंगे तो क्या पूरी पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 से वाला ये हो गया, और 9 से देखेंगे तो 9 से भाग लगा के देखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है ना, अच्छे से लिख लीजिए इसको। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन अपने पास आता है, आपके सामने लिखा होगा कि संख्या दे रखी है, संख्या 2x 4 3 5, ये पूरी संख्या है जो क्या है 9 से विभाजित है, यानी डिविजिबल है ना, डिविजिबल है। मेरे को इंग्लिश थोड़ा कम आता है, डिविजिबल है। मैं इंग्लिश के भी कुछ कुछ वर्ड डालने की कोशिश करूँगा, मेरे को इंग्लिश कम आती है, तो मेरे साथ कुछ भाई इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हैं, तो मैं नेट पे देखा था, तो हिंदी का मैंने इंग्लिश करके देखा था, है ना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लिश के वर्ड भी यूज करूँ, है ना। तो 9 से डिविजिबल है ना ये संख्या, तो क्या करना है, अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 9 से डिविजिबल कब होगी संख्या, कि उन संख्या में जो सभी डिजिट है ना उनका योग क्या होगा, जो भी योग है ना वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जोड़िए, 2 + x + 4 + 3 + 5, ठीक है। तो इसका योग कितना होगा, 2 4 6 3 9 और 5 14, 14 तो ये हो गया, और प्लस x भी इसके साथ है। ठीक है, तो इसका तो योग x के साथ आ रहा है। अब कैसे करेंगे, तो ऑप्शन देखिए, अब चलते हैं अपन ऑप्शन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को अपने को ऑप्शन से करना है। ऑप्शन ए क्या दिया है, 0, 0 रख के देखिए, यहाँ पे 0 रखा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर 14 आ जाएगा। लेकिन अब इससे विभाज्य है नहीं, विभाजित डिविजिबल है कि नहीं चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसमें 9 का भाग लगाएंगे, क्या पूरी पूरी बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, 14 में नहीं जा रहा है ना। अब 1 रख के देखिए, 1 रखा मैंने तो कितना आया यहाँ पे 15। अब 9 से भाग लेके देखिए, तो इसमें भी नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, यहाँ पे x की जगह 4 रखे, देखिए क्या आएगा हमारा 18। तो ये क्या हो गया, 18 क्या हो गया, 9 से विभाजित हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, x की जगह 4 रखने पे 18 आया जो कि 9 से विभाजित है, तो x का आंसर हो जाएगा हमारा 4। ईजी है ना, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आपको इस तरह से सोल्व करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, जो आपको क्या करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापना। पहला आंसर तो अपना क्या हो गया, पहला क्वेश्चन अपना क्या हो गया, स्थानीय मान वाला जो मैंने पूछा था। आपको आंसर कैसे छापना है, कमेंट बॉक्स में 1 लिखना है, और जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था ना स्थानीय मान वाला, उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूँ, तो उसका आपको आंसर कैसे छापना है, 2 लिखना है और उसका आंसर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि भाई इस संख्या को मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, ठीक है। इसी में भी आपको x का मान ही ज्ञात करना है ना। चलिए, मैंने लिखा 5 7 0 6 और 3 9, यहाँ रख दीजिए आप x, और यहाँ रख दीजिए 4, कितना हो गया 10 12 और हाँ। अब ऑप्शन आपको चेंज करके मैं दे देता हूँ,
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4। अब इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से करना है जैसे अपने पहले किया था, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ, है ना। जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे लिए अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना ही है। और अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं अपन। अगला कंसेप्ट कौन सा है हमारा? हाँ, 11 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या है कोई भी संख्या है, जैसे ये दिया है इसने 738A 6A, ठीक है। ये संख्या दे दी इसने। ये संख्या क्या है? 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 से डिविजिबल है यानी विभाजित है। तो क्या करना है अपने को? ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान अपने को क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ए 7, बी 6, सी क्या है हमारे पास 2, डी क्या है हमारे पास 9, ठीक है। इसका आंसर अपने को कैसे ज्ञात करना है? कोई भी संख्या 11 से किस प्रकार विभाजित होगी? कोई भी संख्या 11 से किस प्रकार विभाजित होगी? वो संख्या विभाजित होगी, इसके जो डिजिट है ना, देखिए जहाँ से शुरू कीजिए, 7 है, एक संख्या को छोड़ दीजिए, एक संख्या छोड़ दीजिए इन दोनों के बीच की, और तीसरी संख्या, और फिर से एक संख्या छोड़ के चौथी संख्या, और फिर से एक संख्या छोड़नी। तो 7 को उतार लीजिए यहाँ, 8 को उतार लीजिए यहाँ, 6 को उतार लीजिए यहाँ। इनको मैंने जोड़ दिया, और बाकी बची हुई को आप अलग से जोड़ लीजिए। तो बाकी बची हुई को मैंने अलग से इधर जोड़ लिया, 3 + a + a, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि विषम स्थानों का योग, इनके विषम स्थानों पे जो अंक है ना, जैसे एक पहले स्थान पे ये है तो मैंने 7 ले लिया, तीसरे स्थान पे ये है तो मैंने 8 ले लिया, 5वें स्थान पे ये है तो मैंने 6 उतार लिया, यानी विषम स्थानों के अंकों का योग मैंने कर लिया। और सम स्थानों के अंकों का योग मैंने कैसे किया? दूसरे स्थान पे है सम है, 3 ले लिया, सम स्थान पे है ना, दूसरे स्थान पे है तो सम स्थान पे 3 मैंने उतार लिया, और चौथे स्थान पे ए है मैंने उतार लिया, छठे स्थान पे ए है मैंने उतार लिया। अब इनको क्या करना है आपको? इसका योग करना है और इसका भी योग करना है, और इनको घटाना है। अगर इसका आंसर आपको 0 मिले, या तो 0 मिले या कोई ऐसी संख्या मिले जो क्या हो? 11 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल हो, या तो 0 मिले या ऐसी संख्या मिले जो 11 से डिविजिबल हो, तो ये क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगी ये संख्या, ठीक है। तो ए का मान अपने को कैसे निकालना है? इसमें मैंने विषम स्थानों का अंक लिया, जोड़ा, माइनस सम स्थानों को अंक लिया, जोड़ा। उसका आंसर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने क्या रख दिया इसके स्थान पे? 0। इसका योग, इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 11 से डिविजिबल। मान लिया मैंने 0 से 0 आ रहा है इसका आंसर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़िए, 15 से 21 माइनस 3 + a, ये क्या हो गया? 2a हो गया, 2a हो गया, ठीक है। ये कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक खोल लूँगा मैं, तो -3 भी माइनस का होगा, ये 2a भी माइनस का होगा, इधर 0 है। अब इसको सोल्व कीजिए, 3 निकले तो कितने बचेंगे? 18, 18 को उधर ले जाऊँगा तो -18, तो 2a = -18, और a का मान कितना हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस प्लस, 2 का भाग दूंगा मैं तो 9, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? क्या करना है? विषम स्थानों पे जो अंक दिए हैं ना, उनको जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? सम स्थानों पे जो अंक दिए हैं उनको भी जोड़ना है, और दोनों को घटाना है। अगर 0 आ जाए तो वो क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। और अगर 0 ना आए, या फिर कुछ ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाने हैं RS अग्रवाल की किताब से, इस प्रकार से दिए होंगे। ये क्वेश्चन अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया है।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या लेता हूँ? हाँ, एक और देख लेते हैं। 25 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 25 से कब विभाजित होगी? कोई भी संख्या 25 से तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी? 25 से डिविजिबल होगी। तो कोई संख्या मैं आपको देता हूँ, जैसे 50, 32, 10। दूसरी संख्या मैंने ले ली 32, 15 और 20। एक संख्या मैंने ले ली 55, 12, 55। एक संख्या मैंने ले ली 10, 15 और 50। तो इनमें से देखना है अपने को 25 से कौन सी विभाजित है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो 25 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 2 डिजिट देखना है और सबको भूल जाना है। लास्ट के 2 डिजिट देखना है और सबको भूल जाना है। तो इसमें क्या होगा? लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 25 से डिविजिबल होगी। तो ये देखिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 10 है। 25 से पूरी बार डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये संख्या क्या होगी? 25 से डिविजिबल नहीं होगी। दूसरी संख्या में देखिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 20 है। तो 20 25 से डिविजिबल है क्या? पूरी तरीके से नहीं है। तो ये भी संख्या हमारी नहीं होगी। ये देखिए, इसमें क्या है? 50 है। तो 50 क्या 25 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। तो 25 से डिविजिबल ये संख्या हो जाएगी। ये से भी समझ में आया होगा। तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल और 25 से डिविजिबल। और एक और देख लीजिए, है ना, 4 और 8 का और मैं आपको बता देता हूँ। एक 4 से डिविजिबल के चेक करना है, एक 8 से डिविजिबल का चेक करना है। यानी कि कोई भी संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और 8 से पूरी तरीके से विभाजित है कि नहीं वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है? हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। इसमें तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। इसमें क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है पूरी तरीके से, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी पूरी तरीके से। और लास्ट के 3 डिजिट, कोई संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी तरह डिविजिबल है ना, तो वो संख्या क्या होगी? 8 से डिविजिबल होगी। तो संख्या ले लीजिए हमारे पास। हमारे पास है 25, 20 और 32। इसका आंसर चेक कीजिए, क्या ये 4 से विभाजित है? लास्ट के 2 डिजिट देखिए। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइए, क्या पूरी बार जा रहा है? कोई शेषफल नहीं बच रहा है। तो 32 में 4 का भाग लगाऊंगा, क्या आएगा मेरे पास? 8 आएगा। कोई शेषफल नहीं बच रहा है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं। 8 से विभाजित होने के लिए देखिए, 8 से विभाजित होने के लिए मैं देखता हूँ, मेरे पास है संख्या 15, 0, 1 और 88। ये मेरे पास 888। ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 8 वाले में, 4 वाले में तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 8 वाले में क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए, क्या 8 से पूरी तरह से विभाजित है? तो इसमें इस संख्या, ये जो 3 डिजिट है लास्ट की, इसमें मैं क्या करूँगा? 8 का भाग लगाऊंगा तो पूरी बार विभाजित है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, विभाजिता का रूल अपना हो गया। इतना सही इसमें देखना है, और इसके क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल की किताब से लगाना है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर
एंड प्राइम नंबर। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं भाज्य होती है जिसका स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या में भाज्य संख्या मैंने ले ली 6, ठीक है, और दूसरी मैंने ले ली 8। तो 6 का 6 में भी भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है ना। 8 में 8 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 4 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 2 किससे विभाजित है, 2 से तो विभाजित है, लेकिन किसी संख्या से विभाजित नहीं है, तो क्या हो गया, 2 प्राइम नंबर हो गया। 3 हो गया, 3 भी इसी प्रकार 3 से विभाजित है, लेकिन किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इसी प्रकार जो संख्याएं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, वो क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। जो संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित है, वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, एक जो है ना, एक ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। एक जो क्या है, एक क्या है, न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। अब इससे आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, इससे आपको क्या करना है देखिए 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर है। आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छापना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 क्वेश्चन पहले दे दिए मैंने, ये तीसरा है शायद, है ना, तीसरा चौथा है, आप देख लेना। इसी प्रकार से आपको लिखना है, पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, 1 लिखना है, उसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, 2 लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, 3 लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद ही निकालना है कि 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे। पहले ये चीज़ हो गई। अब और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर कितने होंगे, यानी कि अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, मैंने अभी बताया था आपको, आगे तक चलेगी, वो 11 तक ही बताया था, आगे आपके 13 भी हो गया, 19 भी होगा, ठीक है। आप देख लेना कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, उनके नंबर बताने कि कितनी अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाँ, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कोई भी गुणनफल अपने को दे रखा है, जैसे कोई भी संख्या आपको दे रखी है गुणनफल में, 25 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 15, 10 लिख लीजिए। इसमें आपको क्या बताना है, शून्यों की संख्याएं बतानी है कि भाई इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक शून्य तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, एक शून्य तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इनमें कैसे ज्ञात करना है भाई, इनमें आपको इसको तोड़ना है। तो 25 को तोड़ूंगा मैं, 5 इंटू 5 में टूटेगा, ठीक है। 12 को तोड़ूंगा मैं, ये तो 5 इंटू 5 में टूटेगा। 12 को तोड़ूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 में टूटेगा, ठीक है। 15 को तोड़ूंगा मैं, 15 को तोड़ूंगा तो क्या टूटेगा, ये 5 इंटू 3 में टूटेगा। 4 को तोड़ूंगा तो ये 2 इंटू 2 में टूटेगा, यानी कि इसके मैंने गुणनखंड कर लिया। अब देखिए
कोई भी संख्या में 0 कब होगा? जब मैं 5 को 2 से गुणा करूँ। तो शून्य आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। अगर 5 को 3 से गुणा करो शून्य आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ठीक है। और 5 को 4 से गुणा करो तो शून्य आएगा, लेकिन अपने को क्या करना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में इनको तोड़ना है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है इनको, गुणनखंड को, ठीक है। देखिए 5 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या। मैंने जितने भी गुणनखंड थे ना उसको छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया है, जितने मेरे से संभव हो सके, है ना। तो 4 को हम डायरेक्ट 5 से गुणा करके नहीं देखेंगे, 4 को भी हम 2 × 2 में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्याओं मैंने तोड़ लिया। अब देखिए किसी भी 5 और 2 को मैं गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरा? 0 आएगा। एक 0 मेरे को मिलेगा, 10 आएगा, लेकिन एक 0 मेरे को मिलेगा। तो 0 की संख्या ही तो अपने को ज्ञात करनी। तो एक 0 तो यहाँ से हो गया। इसके अलावा देखिए 5 की संख्या कितनी? 1 2 3। 5 और 2 के पेयर बनाइए आप। 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? तो इसमें देखिए एक पेयर तो ये हो गया 5 और 2 का, ठीक है। एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर ये हो गया 5 और 2 का। कितने पेयर हो गए? 1 2। और तीसरा पेयर ये हो गया 5 और 2 का। कितने पेयर हो गए? 2 और 3 पेयर हो गए, ठीक है। 3 पेयर हो गए 5 और 2 के, यानी 3 शून्य मेरे को यहाँ से मिलेंगे। और इसके अलावा भी पेयर बन रहे हैं कि 5 और 2 के अब नहीं बन रहे। 5 नहीं बचा है, 2 बच रहा है, लेकिन 5 नहीं बचा है। तो 3 पेयर तो मेरे 5 और 2 के हो गए। एक शून्य मेरे को पहले से यहाँ दिया हुआ था। तो कितने हो गए? शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। शून्यों की संख्या हो गई मेरे पास 4। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए मेरे पास संख्या है 55 55 15 16 × 8 × 25। इसमें आपको क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसमें जीरो, इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आगे आपको क्या देखना है? आगे मैंने और क्या लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है? तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? जो अभाज्य संख्या ही होगी वही अभाज्य गुणनखंड होंगे। कैसे? देखिए मेरे पास संख्या दी है 30⁻11 और इंटू 22⁵ इंटू 34⁻11, ठीक है। इसमें मेरे को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इनको तोड़ूंगा मैं। 30 है, 30 को तोड़ूंगा किसमें? अभाज्य संख्याओं में तोड़ूंगा। 30 को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा। 30 के गुणनखंड कीजिए। जिसको गुणनखंड नहीं आते इस विधि से भी कर सकते हैं। 30 के गुणनखंड कैसे करेगा? 2 का भाग दीजिए, 15 आए। 5 का भाग दिया, 3 का भाग दिया मैंने पहले, 5 आए। 5 का भाग दिया तो 1 आया, यानी कि 2 × 3 × 5 में मैं लिख सकता हूँ। क्या हो गई? 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या। इस तरीके से तुम करोगे तो अभाज्य गुणनखंडों में इनको तोड़ दोगे। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5, ठीक है, इसकी पावर 11। इंटू 22 को क्या लिख सकता हूँ? इसी प्रकार से 2 × 11, इसकी पावर हो गई 5। 34 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 34 को लिखता हूँ मैं 2 × 17, इसकी पावर हो गई 11, ठीक है। अब ये जो पावर है ना, अंदर संख्या क्या है? गुणा में है। ये पावर है, इसका मतलब ये 1 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, ठीक है। अलग अलग करके लिख लीजिए। 2 की पावर 11, 3 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 5, 11 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 17 की पावर 11। अब देखिए 2 की पावर 11 यहाँ पे है, 2 की पावर 5 यहाँ पे है, 2 की पावर 11 यहाँ पे है। आधार सभी में समान है।
आधार सभी में समान है तो घातों को क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। ये बेसिक रूल सभी को पता होगा कि आधार समान हो तो घातें क्या होती है, गुणा में अगर वो हो तो घातें में क्या होगी, जुड़ जाएगी। कोई भी दो आधार है उनको मैं गुणा कर रहा हूँ, है ना, उनको मैं गुणा कर रहा हूँ, दोनों समान है तो उनकी जो घात लगी होगी, मान लीजिए 5 लगा है 3 लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आधार समान है, घातों को मैंने जोड़ दिया, 2 की पावर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कि 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 5 मैंने यहाँ से जोड़ दिया और 2 की पावर 11 वहाँ पे मैंने जोड़ दिया। 2 का काम मेरे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, 2 का काम ख़त्म हो गया। अब क्या लेना है मेरे को, 3 लेना है। 3 लूँगा मैं तो 3 की पावर 11 है, 3 कहीं और है क्या, नहीं है, 3 की पावर 11 है। अब क्या लूँगा मैं, 5 लूँगा, 5 की पावर कितनी है, 11 है। 5 मेरे पास कहीं और है क्या, नहीं है। 3 का काम भी ख़त्म, 5 का काम भी ख़त्म। अब क्या बचा है, 11। 11 की पावर कितनी है, 5। ठीक है, 5 लिख दिया मैंने। ये भी अभाज्य संख्या, इसको मैं और तोड़ नहीं सकता है ना, तो मैं इसको इसी प्रकार से लिखूँगा। इसके अलावा अब मेरे पास क्या बचा है, 17 की पावर 11। 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या, इसको मैं और तोड़ नहीं सकता। तो अपने को कैसे ज्ञात करनी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये जो घात होगी ना इसके ऊपर, सभी के ऊपर, इनको क्या कर देना है, अपने को जोड़ देना है। ये अभाज्य संख्या है सभी, ठीक है, इनके गुणनखंड कितने होंगे टोटल, इनके ऊपर जो पावर लगी है इनको सबको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। कैसे जोड़ोगे, 11 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 और प्लस 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 22, 33, 44, 55 और 10, 65। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसमें मेरे पास, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 65। इसी प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं इसका देता हूँ, वो आपको क्या करना है, घर से करना है। RS अग्रवाल की किताब से इस प्रकार की क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आपको करना है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है ना। मैंने लिया 15 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 6। क्या करना है आपको, इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है सभी में। ठीक है, 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है ही, 4 को भी अभाज्य संख्याओं में तोड़ लीजिए और उसके ऊपर घात जो होगी उसको लगा दीजिए ना। इसी प्रकार 15 को भी तोड़ लीजिए। इस प्रकार का आपको हल करना है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं लिखनी है। क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा, देखिए कोई भी संख्या है, बचपन में हम भाग दिया था, किसी भी संख्या में हम भाग दे रहे हैं तो वो क्या, कौन सी संख्या होगी। मान लीजिए मेरे पास 250 हैं, इसके अंदर यानी इसमें अगर किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो वो क्या होगी, भाज्य होगी। भाज्य का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मैंने लिखा है डिविजिबल। ये संख्या क्या कहलाएगी, डिविजिबल। ठीक है, इंग्लिश मेरे को आती नहीं इसलिए मैंने इंग्लिश की मीनिंग लिख किया, डिविजिबल होगी। और जिसका हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए मैं इसमें 5 का भाग दे रहा हूँ, जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, भाजक। भाजक यानी भाजक को क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिमोनिनेटर। ठीक है, डिमोनिनेटर। मेरे को इंग्लिश आती नहीं भाई, डिमोनिनेटर कहेंगे हम भाजक को। ठीक है, हिंदी तो मेरे को आती है, इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, और जो यहाँ पर भागफल आएगा ना उसको हम क्या कहेंगे, क्यूटेंट। क्या यार ये इंग्लिश है ना मेरे को आता नहीं है ना, हिंदी वर्ड में देखो आते हैं, इंग्लिश वर्ड नहीं आते। और यहाँ पे जो शेषफल बचेगा ना मेरे पास, उसको क्या कहेंगे हम, रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ सबकी क्लियर हो गई। भाजक हो गया, जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या हो गया, भाज्य हो गया।
और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या हो गया, भागफल हो गया, और जो शेषफल बचेगा वो रिमाइंडर हो गया। अब इनमें संबंध क्या होता है, इनमें संबंध होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल, ये इसमें संबंध होता है। ठीक है, या आप इंग्लिश में मैंने वर्ड लिख लिया, इंग्लिश मीडियम वाले भाई इस देख लेना है ना, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। तो इनमें संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसमें, देखिए यहाँ मान लो मैं, देखिए बने रहेगा, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा है ना, पूरा देखिएगा वीडियो को। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि 4-5 लोगों ने मेरे पास कमेंट किए थे कि बेसिक से समझाइए सर, तो बेसिक में समझा रहा हूँ, समझ में तब आएगा आपको जब आप पूरा इसको देखोगे। ठीक है ना। यहाँ मैंने 5, मान लो मैं 251 में 5 का भाग दे रहा हूँ है ना, तो दीजिए भाग 5 का 25। ठीक है, 25 बार गया, एक बचा मेरे पास, एक उतारा मैंने। अब क्या हो गया, एक में 5 का भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट गया, तो मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, तो एक तो मेरा शेषफल बच गया, और भागफल कितना गया मेरा 50। ठीक है, क्या अब इस समीकरण में इसका मान रख के दीजिए, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है। देखिए 251 हो गया मेरा क्या, भाज्य, भाजक क्या है मेरे पास 5, भागफल कितना है 50, शेषफल कितना है 1। यहाँ 251 है भाज्य, अब इसको मैं गुणा करूँगा 250 प्लस 1 251, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ये समीकरण अपने को याद रखनी है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इससे सवाल कैसे बनते हैं सर, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र कैसे आता है, क्यों आता है। ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है ना। तो इससे सवाल कैसे बनते हैं सर, इससे सवाल बनते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूँ है ना। तो वह संख्या अपने को ज्ञात करनी है, वह संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसको 1265 में भाग देने पर भागफल 84 प्राप्त हो, और शेषफल 5 प्राप्त हो। शेषफल कितना होगा 5 प्राप्त होगा, और भागफल कितना प्राप्त होगा 84 प्राप्त होगा। और भाज्य क्या दे दिया इसने 265 दे दिया, इन 265 में अपने को भाग देना है कौन सी संख्या का, वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो भाजक अपने को ज्ञात करना है, भाज्य अपने को दिया है। ठीक है, भाज्य दिया है तो भाज्य को मैंने लिख दिया 1265। ठीक है, भाजक मेरे को ज्ञात करना है, तो भाजक में कैसे ज्ञात करूँगा, मैंने मान लिया x है भाजक, इंटू भाजक इंटू क्या होता है भागफल होता है, 84 है भागफल, तो मैंने 84 लिख दिया, प्लस क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल, यहाँ पे 5 दिया है तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है ना, अब इस समीकरण को सोल्व कर लीजिए, 5 को मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का होगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास 1260। ठीक है, x इंटू 84 को मैं इधर लाऊंगा, गुणा में है तो इधर क्या आएगी, भाग में आएगी। अब इसको मैं काट लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, x का कितना वैल्यू आ जाएगा, 12 7 84, 12 एकम 12, भाग टूट किस ऊपर, 12 पंजे 60, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 15। एक बार और कर लेते हैं, 12 7 84, 12 एकम 12, 0, 12 पंजे 60, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, मैंने इसको सोल्व किया तो क्या आ गया मेरे पास, x का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया, यानी कि 35 वो संख्या है जिसका इसमें भाग देने पर हमको 84 शेष भागफल प्राप्त होंगे,
और शेषफल हमें प्राप्त होंगे 5। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपको इस प्रकार के कंसेप्ट पे क्वेश्चन लगाने हैं RS अग्रवाल की किताब से। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई अंक ज्ञात करना। कोई भी संख्या है उनका गुणनफल है, जैसे मैंने लिया है 207 इंटू 781 इंटू 39 39 इंटू 94। ठीक है, ये संख्या मैंने ले ली। अब आपको ऐसी संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि इसका जो वैल्यू होगा ना, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होता है, कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई यहाँ से शुरू करते हैं अपन, बचपन में पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई वाला ये अंक है। तो इसके जो गुणा करूँगा मैं, उसमें जो इसका जो वैल्यू आएगा ना, उसमें इकाई का अंक क्या है, ये अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूँगा, सभी के आपको क्या करना है, इकाई के अंक पकड़ना है। यहाँ से शुरू कीजिए, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। गुणा कर लूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7। 7 को 1 से गुणा करूँगा तो 7। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 को 7 से गुणा करूँगा मैं, कितना आएगा मेरे पास, 9 7 63। ठीक है, अब इसका भी इकाई अंक देंगे, 63 है। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ तक मेरे को यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। 9 7 63 हो गए। अब इसका भी इकाई अंक देखना है, कितना है, 3 है। 3 ले लिया। अब लास्ट संख्या मेरे पास क्या बची, 94। 94 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 4 को मैं गुणा करूँगा 3 से, क्या आएगा मेरा, 12। अब इसका भी इकाई अंक देखना है, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो इसे यही मेरा आंसर हो जाएगा, 2। तो इसके गुणनफल में इकाई अंक कौन सा है, वो है हमारे पास 2। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना। कोई भी संख्या है 0, 20, 25, 11 इंटू 15। ठीक है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, देखिए, अगर इस प्रकार की आपको संख्या दिख जाए ना, कि जिसमें 0 आ रहा हो गुणनफल में, तो उसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। आप इसको पूरा गुणा करके देख लीजिए, इकाई का अंक जो आएगा इसमें 0 ही होगा, क्योंकि 0 को 5 से गुणा करूँगा, 0 आया। फिर 0 को 1 से गुणा किया, 0। फिर 5 को 5 से गुणा किया, 0 से 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, NPCL में पूछता है, ध्यान रखना है ना। अब आ जाइए, हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हार्ड है ना, थोड़ा हार्ड है, उस पर आते हैं ना। तो मेरे पास संख्या है 5924 की पावर 429। इसमें क्या करना है मेरे को, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सर उसमें तो हमने गुणा कर लिया था, उसमें हमारे इकाई का अंक ज्ञात हो गया था, लेकिन अब इतनी बड़ी पावर को मैं कैसे सोल्व करूँगा। तो इतनी बड़ी पावर को आपको सोल्व नहीं करना है, आपको केवल इतना सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इतनी शानदार ट्रिक है कि आप फिर इससे भूलोगे नहीं, है ना। कैसे सोल्व करना है, जो इसका जो इकाई अंक पूछा है ना, तो इसको पकड़ लीजिए, इसको यहाँ पे रख दीजिए, 4 रख दिया। ठीक है, 4 रख दिया। इसके बाद ये जो घात है ना, इसको यहाँ रखिए, और इसमें क्या करना है, अपने को 4 का भाग देना है। 4 एकम 4, 2 उतारा मैंने, 2 में भाग नहीं जाता, 9 उतारा, 4 7 28। कितना बचा मेरे पास, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा तो मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर पावर लगा दूंगा 1। ठीक है, जितना यहाँ पर शेषफल बच रहा है ना, उसकी पावर आपने को यहाँ पर लगा देनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 यानी 4 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है। देखिए, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपको RS अग्रवाल की बुक से सोल्व करने इसी टाइप की क्वेश्चन। 5627 की पावर मेरे पास है 153।
इंटू 671 की पावर मेरे पास है 230। सॉरी, इसको क्या करना है आपको, इसमें अपने को यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे सर? यूनिट डिजिट निकालने के लिए पहले इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर दोनों जो आएंगे, मान लीजिए इसका x आया, इसका y आया, तो इन दोनों को फिर से गुणा करके जो वैल्यू आएगी ना उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। तो निकालिए, ऊपर हमने कैसे निकाला था यूनिट डिजिट, इस प्रकार की बहुत बड़ी गांठ दी हो, क्या निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखिए 7 है, 7 को मैंने यहाँ उतार लिया। अब 153 है, इसके ऊपर घात, 153 में 4 का भाग दीजिए साहब, 4 का भाग दिया मैंने, 4 दिया 12, 3 बचा, ऊपर बचा 3, 3 उतारा, तो 8 चौक 32, एक शेषफल कितना बच रहा है मेरे पास, 1 बच रहा है। तो 7 के ऊपर पावर कितनी लगाऊंगा मैं, जितना शेषफल बचेगा उतनी 7 के ऊपर पावर लगा दूंगा, 1 आ गया। यहाँ पर क्या है, इनटू है तो इनटू लगा दिया मैंने। अब इसमें देखिए, अब देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, कैसे कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो आप, ठीक है, 1 के ऊपर आप 100 पावर लगा दो, 200 पावर लगा दो, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 2 की पावर 2 लगाई तो 2 इंटू 2 लिखूंगा मैं, 2 की पावर 3 लगाई तो 3 इंटू नहीं 2 इंटू 2 लिखूंगा मैं, 3 बार 2 लिखूंगा। इसी प्रकार 1 की पावर आप 2 लगा दोगे तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 1, 1 की वैल्यू आएगी। 1 की पावर 200 लगा दीजिए, कितना वैल्यू आएगा, 1 इंटू 200 बार करेंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, इसके ऊपर 200 थी, इसकी पावर लगानी, इस प्रकार से करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है 1 ही इसका यूनिट डिजिट आएगा पूरी संख्या का। तो अब क्या हो गया, इसका तो 7 ही वैल्यू रहेगा, 7 की पावर 1 यानी 7 ही हो गया। अब 7 को 1 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा पूरी संख्या का क्या होगा, 7 होगा। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब क्या बच रहा है हमारा, देख लेता हूँ, कुछ छूट रहा होगा तो वो भी करवा दूंगा, है ना। ठीक है, तो हमारा ये, तो दोस्तों ये था नंबर सिस्टम का पूरा निचोड़, जो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। किसी भी प्रकार की अगर इसमें कोई दिक्कत हो ना तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरी तरीके से आपकी सहायता करूँगा। और जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो NPCL पूछता है ना, मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने वो बताया था कि भागफल इतना देर का है, भाजक इतना देर का है और शेषफल इतना देर का है, तो भाज्य ज्ञात करना है, वैसे क्वेश्चन। और एक जो आपको जो शुरू में क्वेश्चन बताए थे, 9 से डिविजिबिलिटी के रूल और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, ये क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग 80% अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा ना तो 80% उन दोनों रूल्स में से आएगा। एक तो 9 से डिविजिबिलिटी का, एक 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। उसमें कोई भी संख्या दे देगा, उसमें इसके बीच में x डाल देगा, a डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, उसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कैसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, अगला टॉपिक मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, बहुत ही जल्दी क्या, अब तो रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। मैंने लैपटॉप मंगा लिया है आपके लिए, है ना। तो आपकी मैं पूरी तरीके से तैयारी करूँगा। ये जो मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ ना, आपके हर पोस्ट के लिए काम आने वाली है। आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, है ना, और जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से पढ़ के सिलेक्शन लीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं जनरल साइंस की वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो थैंक यू।